नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। हिमाचल प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव जारी है, कहीं पर मतदान हो चुका है। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और 5 राज्यों में 2 राज्य हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का हम जिक्र करें, पंजाब का जब हम जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नतीजे आएंगे उसका सीधा असर या हम कहें कि एक बयार जो है वो हिमाचल में भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के साथ भी कहीं ना कहीं बीते कई विधानसभा चुनाव से मिशन रिपीट नहीं हो पाया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हिमाचल में भी पिछले 6 विधानसभा चुनाव से कोई दल रिपीट नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल कई है। बीजेपी सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि हम इस बार मिशन रिपीट करेंगे। खैर, देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में पहाड़ प्राइम तमाम विधानसभाओं का दौरा करेगा, जाएगा वहां पर, देखेगा कि क्या कुछ माहौल है। लोगों से ज़्यादातर हम बात करेंगे और नए उम्मीदवार हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उम्मीदवार हमने बहुत देखे, 5-5 बार के विधायक देखे, 6-6 बार के विधायक देखे और उनके हमने भाषणों को भी सुना। खैर, शुरुआत हम कर रहे हैं हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के जिले से और इस वक्त हम मौजूद है पांवटा विधानसभा में। वही पांवटा विधानसभा जहां से चौधरी सुखराम मंत्री है। सिरमौर जिला 5 विधानसभा सीटें आती है, 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की 2017 में। और इस बार क्या हालात है बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम कहां हैं। इस वक्त हम पांवटा विधानसभा क्षेत्र के टोरू गांव में हैं। यहां आने का मकसद ये रहा कि बीते कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार जीएस तोमर जो मेरे ठीक साथ बैठे हैं, उनको आप में से कई लोग जानते भी होंगे, क्योंकि 15 साल का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और अब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गांव वालों की इनकी जब बैठक हुई, सबसे पहले पहाड़ प्राइम ने ये खबर को ब्रेक किया और उसके बाद से हम तमाम विधानसभा में घूमे, हमने लोगों से बात की, क्या कुछ फीडबैक मिला उस पर चर्चा करेंगे। और पत्रकारिता छोड़कर, या पत्रकारिता क्या छोड़ी है, नहीं छोड़ी है या छोड़ देंगे, इस पर भी बात करेंगे। जीएस तोमर हमारे साथ है। जीएस तोमर साहब, सबसे पहले आपका पहाड़ प्राइम पर बहुत स्वागत है। पहाड़ प्राइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने समय निकाला और जैसा लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज आप हमारे घर पहुंचे और साक्षात्कार के लिए मुझे एक समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, सबसे पहला सवाल जो उठता है, कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जगत में जब हम होते हैं तो पत्रकारिता की जब हम पढ़ाई करते हैं या जनसेवा का एक पत्रकारिता को भी एक जो है माना गया है कि जनसेवा का ही हिस्सा है, तो पत्रकारिता छोड़कर क्या आपने पत्रकारिता छोड़ दी है? और क्या आपको लगा कि नहीं, पत्रकारिता में मैं जनता के मुद्दों को, जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा? आप राजनीति में उतरने का आपने फैसला लिया, राजनीति में उतरने का ऐलान किया है। चुनावी मैदान में उतरेंगे या ना उतरेंगे वो तो समय अभी लंबा है, लेकिन फिलहाल क्या आपको लगा और क्यों आपने पत्रकारिता के 15 साल के अनुभव के बाद अब आप राजनीति में उतरे? देखिए जेपी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 15 साल का जो मेरा पत्रकारिता का जो दौर रहा है, वो युग मैं कह सकता हूँ अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम काल रहा है मेरे जीवन का। उसमें मैंने जितना भी मैं पब्लिक की सेवा कर सकता था बतौर पत्रकार, वो मैंने पूरी कोशिश की है। और एक पत्रकारिता कभी ना छोड़ी जा सकती है, ना कभी अडॉप्ट की जाती है। पत्रकारिता आपके खून में होती है, आपके जुबान में होती है और आपके जो आपका लाइफस्टाइल होता है उसमें होती है, आपके करैक्टर में जो है पत्रकारिता रहती है। छोड़ने की बात अभी फिलहाल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार ऐसे कई हमारे पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकार है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो मुकेश अग्निहोत्री को कौन नहीं जानता, नेता विपक्ष है, वो पत्रकार रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं, बिल्कुल। और चंडीगढ़ से भी थे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, वो भी पत्रकारिता जगत से जुड़े थे। तो पत्रकारिता जगत से कई ऐसे हस्तियां हैं जिन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया है और मैं ये कह सकता हूं कि कई मायनों में वो सफल भी रहे हैं। तो जिस तरह से आपने पूछा कि अभी किस तरह का आपका राजनीति में आने का जो ये फैसला है वो किस तरह से लिया गया, देखिए जेपी, सबसे बड़ी बात है कि जो जनता की आवाज़ होती है, पहले आप और हम मीडिया के माध्यम से हुक्मरानों तक, सरकार तक, शासन प्रशासन तक उठाते हैं, वो भी एक जनसेवा है। लेकिन वो जनसेवा एक माध्यम है, आप माध्यम के थ्रू जुड़ेंगे, आप उस आवाज़ को जनता के जो दबे कुचले लोग हैं, कमज़ोर तबका है, उनकी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब आप
राजनीति से जुड़ते हैं तो आप जनता के दुखों को, जनता की पीड़ा को सीधा समझ सकते हैं और उनकी व्यक्तिगत रूप में जाकर उनके बीच में बैठकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अब जो ये दूसरी पारी में अगर शुरू करता हूं, जैसा आपने कहा कि समय हमारे पास काफी है, पहले ऐलान करना थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, लेकिन अगर मौका मिलता है, जनता का जिस तरह से गांव वालों ने एक आदेश दिया है और अगर आंच भोज की पूरी जो पांवटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की आवाज होगी, तो हम चाहेंगे कि हम इस क्षेत्र में आकर भी जनता की सेवा से जुड़े और उनके इस काम में, इस पवित्र काम में अपना सहयोग दें। तोमर साहब, कहीं ना कहीं जब आपने जो ऐलान किया, उसके बाद जब हम घूमे तमाम विधानसभाओं, क्योंकि मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र भी आता है, लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो कमियां अब आपको दिख रही है, वो कमियां जब आप पत्रकारिता में थे तब आपने कितनी कमियां अपने विधानसभा क्षेत्र की उठाई, और अगर नहीं उठाई, क्योंकि वो तो मुझे और आपको पता है कि कौन सा बीट आपको मिलता है, किस जिले में आपकी तैनाती है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि पत्रकार ओवरऑल समस्याओं को उठा सकता है, उन्हें आप किस तरीके से कहेंगे? देखिए अजय जी, ये सबसे बड़ी पीड़ा यही थी जो आपने अपने सवाल में पूछी, यही पीड़ा थी। हम स्टेट लेवल पर पत्रकारिता करते थे, जो हम उस समय मुद्दे उठा सकते थे। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उस समय के केंद्रीय मंत्री रहे, उद्योग मंत्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। एक नाहन के लिए एक फैक्ट्री का उन्होंने ऐलान किया था, स्टील फैक्ट्री का। वो उस समय प्रदेश में भाजपा सरकार थी, वो स्टील की फैक्ट्री जो है कांगड़ा शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने ट्रिपल एच में शिमला में ये मैंने खड़े होकर सवाल पूछा था कि आपने जो फैक्ट्री सिरमौर के नाहन के लिए दी थी वो वहां से शिफ्ट हो चुकी है। आप हैरान होंगे, वीरभद्र सिंह ने कहा था कि मैं आपकी दर्द को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं नाहन के लिए एक और फैक्ट्री दूंगा। तो जिस तरह से उसके बाद जैसे लोग यहां से कोई छोटा काम लेके आते हैं, किसी तरह की जो मदद हम कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, वो भी हमने की है। लेकिन सीधे तौर पे आप अपने विधानसभा क्षेत्र से एज ए पत्रकार नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आपके ऊपर स्टेट लेवल की जिम्मेदारी होती है, वहां के मुद्दे होते हैं, वहां का हाई कोर्ट होता है, वहां का सचिवालय होता है, वहां का विधानसभा होता है। तो जो अपना क्षेत्र है, खासकर जैसे मेरा गिरिपार का क्षेत्र है, तो वहां का मुद्दा इस लेवल पे उठा पाना नामुमकिन था। लेकिन अगर मैं इस लाइन को छोड़ के इस राजनीति में आता हूं तो अपने मुद्दों को मैं जबरदस्त तरीके से बुलंद आवाज के साथ उठा सकता हूं, उसके बाद मुझे जिम्मेदारी मिलेगी। लोग अब ये भी कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि लोग, आप जब किसी से संपर्क करेंगे, किसी से मिलेंगे, पहाड़ी लोगों की एक खासियत होती है, वो किसी को निराश नहीं करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। लेकिन समय 1 साल से कम बचा है। ज्यादातर लोगों को अगर देखें, अगर पत्रकारिता जगत में जब आप थे तो मोबाइल, शायद इंटरनेट का दौर उस समय ज्यादा नहीं था। ईटीवी भारत, ईटीवी हिमाचल, शायद ईटीवी हिमाचल में आप थे, फिर न्यूज 18 में वो तब्दील हुआ, फिर आपने तमाम जगह पर काम किया। फिर भी जितना आंच भोज के कई और नेता थे, उनको फिर भी पहचान थी, वो पहले से सक्रिय हो गए थे। आपको लगता है कि कम समय है, सक्रिय हो पाना पहले होता तो ठीक था, अभी पहचान बनाना इस लेवल पर कि आपका मैदानी क्षेत्र हम देखें, जो है पांवटा विधानसभा का पहाड़ी क्षेत्र देखें, तो कैसे आप अब इस जो समय बचा है, इसको लेकर कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे और कैसे अब इतने कम समय में पहचान बना पाएंगे? क्योंकि विधायक का चुनाव कई लोग 10-10, 15-15 साल से मैदान में डटे होते हैं, तब जाकर उन्हें जो है या तो टिकट मिलता है या फिर लड़ने के लिए भी एक हम तकड़ी फाइट देते हैं, तब जाकर देते हैं। जी फिर देखिए, जिस तरह से जो पहचान बनाने की बात है, मुझे लगता है कि अभी मुझे इतनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आंच भोज से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार को सब लोग जानते हैं, मेरे भाई गांव में समाज में रहते हैं। उसके बाद में 1990 से पांवटा में भी रहा, मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई, कॉलेज वहाँ से हुआ, मुझे वहाँ की समस्याओं का भी पता है, लोग मेरे को उतना भी जानते हैं। आप देखिए, आप पांवटा से कोई विधायक खड़ा करते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, वो गांव में आते हैं, उनको गांव की समस्याओं का पता नहीं होता है। अगर गांव का आदमी गांव से कोई नेतृत्व करता है तो उसको गांव की समस्याओं का पता होता है। हम समाज में भी रहे हैं, हमने जितना एक युवक होने के नाते या जिस संबंध क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, उस क्षेत्र के संबंध होने के नाते में जितनी लोगों से मिलजुल सकता था, मैंने वो काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नया चेहरा हूँ या कोई मुझे यहाँ पहचानता नहीं है, या मेरी फैमिली का जो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको कोई जानता नहीं है। जिस तरह से उन्होंने लोगों का काम किया है, लोगों को मदद की है, सब लोग जानते हैं। लेकिन राजनीतिक पहचान बनाने के लिए मुझे लगता है ये सबसे बेहतर समय है, 1 साल का समय है हमारे पास। जिस तरह से सोशल मीडिया मेरी मदद कर रहा है, मैंने लोगों से जनसंपर्क साधा, फोन पर मैंने बातचीत की, लगभग 14 गाँव के तो जो सभी बुजुर्ग है, सीनियर जो लीडर्स है, उनसे मैंने बात की, का फीडबैक बहुत अच्छा मिला। वो कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आपकी फैमिली को भी जानते हैं, बस थोड़ा सा ये करना होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाओ। वो मेरे पास 6 महीने का वक्त है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, जहां कमी रहेगी उसको इंप्रूव करूंगा, जो चीजें उनसे सीखने को मिलेगी उसको अपने एडॉप्टिव कर लूंगा, ताकि एक बेहतर पॉलिटिशियन बन सके, जनसेवक बन सके, लोगों की मदद कर सके।
तोमर साहब, एक और सवाल जो कई लोग मुझसे पूछते आए हैं, क्योंकि जब पांवटा विधानसभा के कई गांव जो हमारे लोकल गांव है, पहाड़ी क्षेत्रों के ज़्यादातर लोग, हमने देखा है पंचायत के चुनाव में भी पैसा बहाया जाता है जी। सिर्फ लगाया नहीं जाता, बहाया जाता है। एक तय सीमा होती है, वो तो निर्वाचन आयोग ने तय की है कि इतनी सीमा है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा लोग लगाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने देखा है, हम और आप समझ सकते हैं कि पैसा, तनख्वाह किस हिसाब से कितनी आर्थिकी मजबूत होती है। बावजूद इसके लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, लोगों को आदत लग चुकी है। अब आप चाहे वो सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चंद लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, जब तक पैसा नहीं बहाया जाता तब तक चुनाव नहीं लड़ा जाता। और वैसे कहने को तो कहना यह है कि बिना चुनाव के भी चंद सांसद होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चंद सांसद, चंद विधायक जिन्होंने पैसा नहीं लगाते फिर भी जीतते हैं। तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि क्या कैसे करेंगे, अगर पैसा बहाया जाता है तो कैसे, क्या होगा? और जितनी तय सीमा है उतना भी अगर लगाना पड़े तो कैसे? पत्रकार साहब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी चुनाव में पैसा बहाया जाता है वो चुनाव कभी विकास के लिए नहीं किया जा सकता। वो नेतृत्व, वो लीडर कभी विकास नहीं करेगा। लेकिन आज की तारीख में तो जीत ही हो रहा है, अगर हम देखें। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये देखिए, अगर आपके पास मुद्दे हैं, अगर आप लोगों के पीड़ा को समझते हैं, अगर आप लोगों के मुद्दों को उठाने में सफल रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है अगर पैसे वाले ही जीतते हैं तो जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जो इतने बड़े बड़े माइंस मालिक है, वो क्यों हर बार एमएलए नहीं बनते, वो क्यों हर बार सांसद नहीं बनते, वो क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते या पीएम नहीं बनते? देखिए, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आम बहाने की बात करें। आज इतनी गरीबी कहीं नहीं रह रही है कि आप पैसा दो और वोट खरीदो। अगर आपने वोट के बदले पैसा लिया तो आप यकीन मानिए, वो ना तो एमएलए आपकी सेवा करेगा, ना आपका विकास करेगा। उसने तो फिर अपनी जेब भरनी है, उसने तो 5 साल आपको लूटना है, उसके बाद उसने अपना खर्चा जो किया है वो निकालना है। अभी हमारा एरिया इतना गरीब नहीं है कि आप पैसा दो और वोट लो। हमारे एरिया में जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे अगली पीढ़ी के लिए, जो भविष्य के लिए जो काम करना है, हम उसको, उन मुद्दों को लेकर आगे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि लोगों की ये बात रही है, जहां भी मैं मिला, कि जो पांवटा साहिब का अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जो नेतृत्व है वो लोगों से काफी हद तक जो है कटा हुआ है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने में काफी हद तक को नाकाम रहा है इन 4.5 सालों में। तो उनको एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमारे आंच भोज गिरी पार की जो समस्या है, अगर पांवटा साहिब से आप विधायक देंगे, कैंडिडेट देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको क्या पता है कि गिरी पार के क्षेत्र में, गाँव में क्या समस्या है? यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है, हार्ट अटैक बढ़ गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई भी आपको बीमारी लगी तो आपको 2 घंटे से पहले पांवटा नहीं पहुंचाया जाएगा। राजपूत का अस्पताल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है, अपने आप को, अपने दशा पे राजपूत का अस्पताल आंसू बहा रहा है। यहां पर सड़कों की ये हालत है जेपी जी, कि अगर आप बाईपास से निकलो तो आपको एक लिंक रोड मिलेगा, जबकि यहां कम से कम 30 से 40 हजार लोग हैं। आंध्र भोज में 20,000 बोट है, खड़ुवाला से लेकर और बनौर और बढ़ाना तक। आप जाइए, कलाता रोड पे जाइए, बढ़ाना रोड पे जाइए, बनौर रोड पे जाइए, क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। इन्होंने तो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए और गांव के लोगों के सेंटीमेंट से खेलकर वोट ले लिए और 2 भाइयों को आपस में लड़ा के रखा हुआ है कि एक बीजेपी, एक कांग्रेस है। ये गांव के लोग यहां से बीजेपी के हैं, कुछ हमारे यहां से कुछ गांव के ठेकेदार चुन रखे हैं। ठेकेदारों को कई बार आपको ठेका मिल जाता है, कईयों को वॉल का ठेका मिल जाता है, कहीं को टैंक का ठेका मिल जाता है। हो सकता है ये बात ठेकेदारों को चुभे। बिल्कुल चुभनी चाहिए। देखिए, आप ठेके के दम पर, ठेके की कीमत पर आप यहां के लोगों के हितों से नहीं खेल सकते। आपको आम आदमी की बात सुननी होगी। महात्मा गांधी ने एक बात बहुत सही कहा जेपी, कि जब राजनीति गांव के घर घर में पहुंचेगी तो अगर उन्होंने सही राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया तो आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। वो अपनी बात को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। आप आगे अपनी बात को तब पहुंचाएंगे जब आप यूनाइटेड हो। मैं एक बात बहुत दर्द महसूस करता हूं, मैंने अगर राजनीति का क्षेत्र चुना है तो मैंने पीड़ा के साथ चुना है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को पिछड़ते हुए देख रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र का, और पत्रकार के नजरिए से बेहतर ही शायद कोई देख पाए। बिल्कुल, मैं उस चीज को, पीड़ा को महसूस करता हूं। यहां से पलायन हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? यहां पर जो है विकास कार्य रुके पड़े हैं, यहां पर सड़कें काम नहीं कर रही है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, स्कूल की शिक्षकों के जो शिक्षा का मंदिर है उसकी बिल्डिंगें गिरी पड़ी है, बच्चे धूप में बारिश में पढ़ाई कर रहे हैं, और 4.5 साल तक जो नेता लोग हैं वो अपने आराम कर रहे हैं, सत्ता का कमियां आप सिर्फ सुखराम के कार्यकाल की बता रहे हैं, चौधरी सुखराम जो मंत्री है, उससे पहले भी आपको लगता है कि आज तक हुआ ही नहीं? जेपी, दोनों काल में हम 50 साल तक शिलाई क्षेत्र से जुड़े रहे, वहां भी हमने वोट किया। हम शिलाई के लास्ट फ्लोर में पढ़ते हैं, हमें विकास नहीं मिला और काफी हद तक कम मिला। अगर हम 10 साल की बात करें, 2012 से हम पांवटा साहिब में, दोनों को मौका मिल चुका है, बीजेपी को भी मिल चुका है और कांग्रेस को मिल चुका है, लेकिन उस तरह की जो हम उम्मीद पाल रहे थे, जो हमें उनसे आशाएं थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। ये जनता भी कह रही है और मुझे भी दिख रहा है। अहम सवाल तोमर साहब, क्या जीएस तोमर
कांग्रेस से टिकट की मांग करेंगे या फिर बीजेपी से मांग करेंगे, या आपकी बातचीत हुई अभी तक, या बात आप आगे करेंगे? देखिए, मेरे को जितना 15 साल का जेपी मेरा कामकाज रहा है और कार्यकाल रहा है पत्रकारिता में, मुझे सभी लोग पहचानते हैं। अगर ज़्यादा नहीं पहचानते हो तो थोड़ा थोड़ा बीजेपी भी पहचानती है, कांग्रेस पहचानती है। टिकट लेना है या नहीं लेना है, इसका फैसला गिरिपार की जनता करेगी, पांवटा साहिब की क्षेत्र की जनता करेगी। जो लोगों को लगेगा कि हमें टिकट पे लड़ना है तो हम टिकट के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे। ये अहम सवाल है। अभी अगर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अभी लोग इस लिहाज से देखेंगे कि एक उम्मीदवार जो है, पत्रकार उम्मीदवार है, वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस कहती है कि हम आपको टिकट देंगे, तो जो इस दौरान बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस नस नस में घुला हुआ है, बीजेपी के जो लोग हैं वो अभी आपको कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कांग्रेस का आपको या टिकट मिलता है, क्योंकि बात ये भी चल रही है कि आपके राजा परिवार से अच्छे ताल्लुकात है, रानी साहिबा से अच्छे ताल्लुकात है, तो टिकट आपको क्या अगर मिल जाए, तो जो अभी लोग आपके साथ आएंगे बीजेपी के लोग, क्या आपको नहीं लगता कि बाद में उस दौरान वो फिर कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? देखिए, जहां तक बात टिकट की है, अभी जो लोगों की एक आवाज़ है वो यही है कि आप हमें आंच भोज और गिरिपार क्षेत्र से कैंडिडेट उतारिए। अगर कोई पार्टी हमें इस तरह का कोई न्योता देती है या इस तरह का कोई मौका देती है, तो सभी जनता एक जगह बैठकर ये फैसला करेगी। अगर उनको लगेगा, जो आप बोल रहे हैं, ये शंका जता रहे हैं कि अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है तो बीजेपी नाराज हो जाएगा, बीजेपी का टिकट मिलता है तो कांग्रेस नाराज हो, इसका फैसला जनता करेगी। ये मेरे हक में नहीं है, ना मेरे हाथ में है। ये मैं जनता के लिए समर्पित हूं। मुझे जनता ने खड़े होने के लिए कहा है, मुझे जनता ने चुनाव में उतारा है। तो टिकट पे लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है या किस तरह से चुनाव की जो आगे प्रोसेस रहेगा, ये फैसला भी जनता के हाथ में रहेगा। और जो उनको बेहतर लगेगा, उनको लगेगा कि हमारा भविष्य निर्दलीय में है, तो उसके लिए भी जनता खड़ी करेगी। अगर उनको लगेगा कि हमें टिकट के अंदर एक काडर वोट होता है, कि कोई भी देता है तो उसका एक पर्टिकुलर अपना वोट बैंक होता है, अगर वो भी आदेश होंगे तो हम उस पर भी विचार करेगा, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जी, आंच भोज का जब आपने जिक्र किया, हर बार बैठकें होती है, हर बार कहते हैं कि हम उम्मीदवार देंगे, कई बार बैठ जाते हैं, कई बार बिठाए जाते हैं। आंच भोज से भी कई आपके अगल बगल के गांव से उम्मीदवार थे या है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। कभी उनसे बैठेंगे, बात करेंगे, क्या उतर रहे हैं? क्या आंच भोज से कोई और उम्मीदवार उतरता है तो फिर भी जीएस तोमर मैदान में है? देखिए, जिस तरह से मुझे गांव के आदेश है और मुझे उम्मीद है आंच भोज की जनता से भी सभी को लगभग पता लग चुका है। गांव के लोगों ने एक मीटिंग करके ये आदेश दिया है कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, और ऐसा भी कह रहे हैं कि आंच भोज के लोगों ने ये कहा था कि टोरू के गांव कलाता और बहला से कैंडिडेट होना चाहिए अगर आपने चुनाव लड़ना है, अगर आप ये हिम्मत कर सकते हैं। बड़ा काम है ये, जैसा आपने पहले भाईचारा 3 गांव का, बिल्कुल, तीनों भाई आपस में भाई भाई है तीनों गांव, तो उनका ये आदेश भी था। तो उस हिसाब से टोरू ने कहा कि यहाँ के ग्रामीणों ने कि हमें एक बार ये पहल करनी चाहिए, और प्रोसेस उन्होंने अपनाया। पहले उन्होंने गांव बिठाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी भाई कलाता को ये न्योता दिया है कि आप हमें अपनी राय दें। फिर हम बहला का जो दूसरा गांव है वहां से भी हम अपनी राय लेंगे। उसके बाद जो हमारा 11 पंचायतें हैं, 14 गांव हैं, और यहाँ तक कि गिरिपार के जो जितने भी पंचायतें हैं उनको भी हम पूछेंगे। तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाएगा उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो ये है कि अगर दूसरे भाई भी होंगे तो, हालांकि मुझे अधिकतर लोगों का तो ये मनीष तोमर का नाम हमने पहले भी सुना। मनीष तोमर का खबरें ये भी चली कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। उसके बाद से कुछ ज्यादा उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। क्या आपकी, क्योंकि आंच भोज के एकमात्र हम कहेंगे कि जिनका लगता था कि हाँ हो सकते हैं, क्या उनसे बातचीत आपकी उसके बाद से हो पाई? देखिए, टेलीफोनिकली अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं ये चाहता था कि आंच भोज से, खासकर जो कलाता, टोंरू और बहला है, वहां से कोई कैंडिडेट होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई और खड़ा नहीं होगा तो मैं खड़ा हो सकता हूं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जब से मेरे वाली बात निकली है, हमारे गांव से बात निकली, उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत आश्वस्त हूं। आप एक पत्रकार भी रहे हैं, आप शिमला तक राजनीति को समझते हैं और आप समाज को भी समझते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे भी आपकी मदद करने का मौका मिलता है तो मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जेपी जी कि अभी जो पांवटा साहिब में ऊर्जा मंत्री है सुखराम चौधरी, जो बीजेपी के हैं, और सुनने में तो मुझे यह भी आया कि मनीष तोमर जी भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो एक आपके कंस्टिट्यूएंसी में मंत्री है, एक कार्यकर्ता आपका ये बोल रहा है कि मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। और बीजेपी जैसी जो सख्त पार्टी है, जो डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, वो किस तरह से इस बात को बर्दाश्त करेगी, ये भी मेरे समझ से परे हैं। तो फिलहाल मेरे को ये लगता है कि अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि आप कैंडिडेट है, हम आपका साथ देंगे, तभी इतने बड़े ग्राउंड में आप उतर सकते हैं।
अगर आज भी आंच-बोझ आपस में इस तरह से खींचातानी करेंगे, आपस में इस तरह से एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो जेपी जो विकास की पीड़ा में दर्द लिए दिल में लेकर घूम रहा हूं कि हमारे यहाँ विकास की जो रफ्तार है वो रुक चुकी है, और आने वाली पीढ़ियां आपको जो है बहुत बुरी तरह से आपको गाली देगी कि आपने जो इतने 50 साल शिलाई को वोट किया, 10 साल आपने पोंटा को वोट किया, तो उसका नतीजा क्या निकला। तो मेरा आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट है कि जो गिरिपार का क्षेत्र है उनको 2012 में जेपी सोचना चाहिए था कि यहाँ से पहाड़ से जो है, गांव से जो है आपका कैंडिडेट होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने निर्दलीय को वोट किया, उनको जिताया। मैं बड़े भाई किन्नेर जंग की बहुत इज्जत करता हूँ। वो बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, वो चौधरी खानदान से, उनका इतिहास है। मैं बड़े भाई सुखराम चौधरी की भी बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत अच्छे मंत्री है, उन्होंने बहुत अच्छा लोगों से अपना कंडक्ट रखा है। लेकिन जहाँ तक मेरे गिरिपार क्षेत्र की बात है जेपी, वहाँ मैं समझौता किसी कीमत में नहीं कर सकता। मुझे इस बात की पीड़ा है कि अगर आपको हमने 5-5 साल दिए हैं तो आपको हमारे यहाँ विकास की बयार बहानी चाहिए थी, आपको सड़कों का ध्यान रखना चाहिए था, अस्पताल का ध्यान रखना चाहिए था, आपको शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। हमारे यहाँ से सारे लोग प्लान कर रहे हैं, घर में 2 माँ बाप बच गए, मान लीजिए किसी माँ बाप का एक ही बेटा है, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। जेपी आप याद रखिए, मैं 20 साल अगली बात कर रहा हूँ, 20 साल के बाद जब माँ बाप यहाँ से बूढ़े होकर मजबूरन पोंटा चले जाएंगे तो घर में ताले लग जाएंगे, ये समाज का ताना बाना टूट जाएगा, गांव खत्म हो जाएंगे। और पोंटा में अगर आपके बेटे के साथ कुछ होता है, आपके बहू आपको पालन पोषण नहीं कर पाती है, तो दावा करता हूं मैं, आपके माँ बाप बस स्टैंड के साथ ढाबों में बर्तन धोते हुए दिखाई देंगे, आपकी माताएं लोगों के घरों में चूल्हा चौका करती हुई दिखाई देगी। ये वक्त आने वाला है अगर आपने इस प्लान को रोका नहीं। और जो शहर की तरफ भाग रहे हैं और गांव में कोई सुविधाएं नहीं दे रहे, मजबूरन लोगों को पोंटा शिफ्ट होना पड़ रहा है, चंडीगढ़ शिफ्ट होना पड़ रहा है, विकासगढ़ शिफ्ट होना पड़ रहा है। गांव तो खाली हो रहे हैं। जो हमारे 14 गांव का जो समाज था, जिसमें सुख दुख बांटा जाता था, जिसमें प्यार था, रिश्ते थे, वो रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर घर में जो ये राजनीति आ गई ना कि आप बीजेपी के, मैं कांग्रेस को हूं, मैं कांग्रेस को हूं, आप बीजेपी के, इस लड़ाई में भाई भाई अलग हो गए। मैं आपको बताऊं, जो दौर शिलाई का था 50 साल पहले, जब ठाकुर गुमान सिंह जी हमारे मंत्री भी थे और विधायक रहे, उस समय एक बहुत अच्छी बात थी, उसका मैं अप्रिशिएट करता हूं। वो क्या थी कि सारा आंच बोझ 14 गांव कांग्रेस में था, बीजेपी बहुत कम लोग थे, तो टकराव नहीं होता था। अब ऐसी स्थिति होगी है कि एक गांव में 4 घर है तो 50-50 हो, आधे बीजेपी के आधे उधर है। पोंटा साहिब का नेतृत्व कर रहे हैं आप, पोंटा शहर को दे रहे हैं नेतृत्व। जब 50% पोंटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, जिसमें 20,000 वोट तो गिरिपार के हैं, तो आपको नेतृत्व पहाड़ को देना चाहिए ना। जो पोंटा में बैठा हुआ आदमी है, जो पोंटा में बैठे हुए नेतृत्व है, उनको क्या पता है गांव की क्या समस्या है। अगर यहाँ का नेतृत्व होगा, यहाँ का विधायक होगा, यहाँ का कैंडिडेट होगा, तो वो दिन रात आपके साथ रहेगा। क्योंकि तोमर साहब देखिए, आप तो तब से पत्रकारिता में है, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई हम कर रहे थे, हम देखते थे आप केंद्रीय मंत्रियों के हो, वीरभद्र साहब, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का आपने कई इंटरव्यू आपने किए। खैर, कैस तोमर आपके परिवार से आते हैं, उनका भी एक अपना रुतबा है। आंच भोज के क्षेत्र में देखें, काफ़ी जो है मदद वो भी इन्होंने भी उस दौरान लोगों की और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। जब आपका नाम लेते हैं तो साथ में उनका नाम लेना भी लाजमी हो जाता है। उनसे जब आपकी बैठक हुई टोहरू गांव की, उनसे आपकी बातचीत पहले हो गई थी, उसके बाद आपने बताया, तो अब क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो अधिकारियों का रहा है और एडिटर तक के लोग रहे हैं, आपको पता है। वो राजनीति में वो सीधे तौर पे आना नहीं चाहते हैं। जैसा मैंने उनका नेचर देखा है, जिस तरह से वो काम करने का उनका तरीका है, बहुत अलग तरीका काम करते हैं वो। उस तरह का तरीका काम करने से उनको लगता है कि वो राजनीति में शायद सीधे तौर पे जुड़ना नहीं चाहते। रही बात मदद की, उससे तो कोई भी आंच भोज क्या पूरा सिरमौर, पूरा हिमाचल कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप किस टेस्ट के लिए आए हुए हैं, क्या आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। और जितने भी यहाँ का भविष्य है, आप आंच भोज के अधिकारी देखिए, पूरे सिरमौर के देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका कहीं भी सहयोग में कोई कमी रही होगी या उनका कहीं उसमें हेल्प में हाथ नहीं रहा होगा। तो देखिए, जो वो लोग हैं वो मेरे लिए आदरणीय है। अगर मौका पड़ेगा, आगे वक्त आएगा, वो चीज़ें भी, जो बीरबल सिंह से मेरी बातचीत हुई थी राजनीति को लेकर 2019 में, मेरा कैमरामैन सामने था जब उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 1-1.5 साल का समय और दीजिए। और उस समय मेरे साथ मेरे परिवार के बच्चे पढ़ते थे, तो मैं वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाता था। बाकी जो हमारे बीच में और हमारे गांव के आदेश है,
वो ये है कि आपने बतौर पत्रकार अच्छा काम किया। आपके जो जैसे आपने जिक्र किया चाचा जी का, हालांकि मैं वो राजनीति में उनको लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए सवाल ये बनता है क्योंकि लोगों के बीच जब हम गए, पुराने से पुराने बुजुर्ग हो, युवा हो, उनको पहचानते हैं, तो उन्हें लगता है कि कैसा सहयोग रहा होगा, क्या उन्होंने कहा है, क्या वो अब किस तरीके से आगे। उसमें यह है कि जब अभी जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे, उस समय मेरे मित्रों ने मुझे ये ऑफर किया था कि अब आपने पत्रकारिता कर ली है, अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो आपका अपनी लाइफ होगी, आप अपने लिए बेहतर जी सकते हैं, अपने रिलेशन आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए, गिरिपार क्षेत्र के लिए, पोंटा के लिए आप क्या करेंगे। तो मेरे को समझ में आया, बात सही है कि पत्रकारिता का एक दायरा होता है, आप एक समस्या को उठाएंगे, उसके समक्ष रखेंगे, अधिकारियों के समक्ष, लेकिन अगर आप खुद राजनीति में आते हैं तो आप सीधे तौर से जुड़ते हैं तो हेल्प भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा मुझे आया था दोस्तों से। मैंने कहा था हमारी फैमिली राजनीति को सीधे तौर से पसंद नहीं करती है, वो मना करेंगे मुझे, मेरा अपना जो भविष्य है, अपना जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल शायद। लेकिन जब बात हुई ऐसे ही तो मुझे उनसे ये मैसेज मिला था कि अगर इलेक्शन लड़ना ही चाहता है तो कुछ ऊंचे स्तर का इलेक्शन लड़िए, अगर आप राजनीति में आना चाहता है तो। बड़े आदमी का तो इतना इशारा काफ़ी है, वो ऐसा ही इशारा बीरबल सिंह जी का था, वो स्वर्ग में निवास करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और वो मेरे आदरणीय भी रहे। तो चंद दो सवाल संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा।